अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे सीटेट पेडागोजी 2023 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बुद्धि के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस नोट्स इन हिंदी। पूरी वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस होंगे आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। बुद्धि क्या है, इसकी परिभाषाएं वुडवर्थ के अनुसार, टर्मन के अनुसार, विनय के अनुसार, बंगिगम के अनुसार, सीखने की योग्यता देखेंगे इस वीडियो में, बुद्धि की विशेषताएं देखेंगे। ठीक है, बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, सिद्धांत। सिद्धांत दोस्तों जितने भी प्रवर्तक है सब आपके सामने महत्वपूर्ण इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, इसके सिद्धांत को देखेंगे, इसको कारक को देखेंगे, कारक कौन कौन से, एक कारक, दो कारक, सिद्धांत। ठीक है, जी फैक्टर की विशेषताएं इस वीडियो में हम कवर करेंगे, एस फैक्टर की विशेषताएं क्या है। ठीक है, तो आज आपको इस वीडियो में ढेर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। थर्स्टन ने बुद्धि के सात मूल कारक बताए जो इस प्रकार हैं, इसको भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो एक बार ओवरव्यू हो जाए वीडियो का कि आप इस वीडियो में क्या क्या सीखेंगे। नहीं तो काफ़ी बच्चों को लगता है यार वीडियो बोरिंग होने वाली है, छोड़ो दूसरी वीडियो देखते हैं। तो आप लोग पहले देख लीजिए कि आपके फ़ायदे की वीडियो है या नहीं। ठीक है, तो देख सकते हैं एक लंबी लिस्ट है। तो चलिए दोस्तों शुरू किया जाए, शुरू से लेके आज वीडियो को। फिर हम क्या क्या आज हम इस वीडियो में देखेंगे, तो नोट्स भी आप बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जिसके अंतर्गत गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, रॉबर्ट जे स्टनबर्ग बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत, अल्फ्रेड बिने का एक कारक सिद्धांत, स्पीयरमैन का त्रिकारक सिद्धांत, थार्नडाइक का बहुकारक सिद्धांत तथा साथ ही बुद्धि की परिभाषा जो भी विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई है एवं बुद्धि की विशेषताएं, बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक जैसी सभी महत्वपूर्ण जानकारी विस्तार पूर्वक इसमें बताई गई है। बुद्धि क्या है, अर्थ, इसका मीनिंग देखेंगे। सभी व्यक्ति समान रूप से योग्य नहीं होते। मानसिक योग्यता ही उनके असमान होने का प्रमुख कारण है। जैसे कई बालक प्रतिभाशाली होते हैं और कुछ सामान्य और कुछ मंद बुद्धि के होते हैं। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि की अलग अलग परिभाषा दी है। परिभाषाएं देखेंगे। अब देखिए पहली बात आती वुडवर्थ के अनुसार, बुद्धि कार्य करने का ही एक विधि है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। फिर टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। ठीक है, फिर विनय के अनुसार क्या है, बुद्धि इन चार शब्दों में निहित है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। बंकिगम के अनुसार सीखने की ही शक्ति बुद्धि है। ठीक है, इन सभी परिभाषाओं के आधार पर बुद्धि निम्न प्रकार की योग्यता है, इसको जरा देखते हैं। सीखने की योग्यता, अमूर्त चिंतन की योग्यता, समस्या का समाधान करने की योग्यता, वातावरण से समायोजन की योग्यता। इसको याद रखेंगे इन चारों को। ठीक है, फिर देखिए बात करेंगे। इन परिभाषाओं के अनुसार बुद्धि में केवल एक तरह की क्षमता नहीं बल्कि इसमें अनेक तरह की क्षमताएं सम्मिलित होती हैं। अब देखिए बुद्धि की विशेषताएं क्या क्या है। पहला पॉइंट, बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है। दूसरा, बुद्धि व्यक्ति को विभिन्न बातों को सीखने में सहायता देती है। बुद्धि व्यक्ति को अमूर्त चिंतन की योग्यता प्रदान करती है। बुद्धि व्यक्ति को नवीन परिस्थितियों से समायोजन करने का गुण प्रदान करती है। बुद्धि व्यक्ति की कठिन परिस्थितियों और जटिल समस्याओं को सरल बनाती है। बुद्धि व्यक्ति को अपने अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता देती है। ठीक है, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है ना, तो उससे लाभ क्या कर सकते हैं आप। फिर बुद्धि व्यक्ति को भले बुरे, सत्य असत्य, नैतिक अनैतिक कार्यों में अंतर करने की योग्यता भी प्रदान करते हैं। फिर बात आती लिंग भेद, बात जाति भेद विशेष पर बुद्धि का प्रभाव नहीं पड़ता है। बुद्धि पर मुख्य प्रभाव वंशानुक्रम का पड़ता है तथा वातावरण का प्रभाव केवल 10 बिंदुओं तक पड़ता है। बुद्धि एक इकाई ना होकर अनेक इकाइयों का समूह है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर बात करेंगे बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, वंशानुक्रम, वातावरण, वंशानुक्रम तथा वातावरण, इन दोनों की अंतःक्रिया। फिर बात आती है बुद्धि के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। सिद्धांत को हम जरा इस वीडियो में देखेंगे, सिद्धांत और प्रवर्तक। एक तत्व सिद्धांत, अल्फ्रेड बिने। द्वितत्व सिद्धांत, स्पीयरमैन, ब्रिटेन, 1904। बहुतत्व सिद्धांत, थार्नडाइक, अमेरिका से 1986। ब्लूम का सिद्धांत, बी.एस. ब्लूम। समूह तत्व का सिद्धांत, थर्स्टन, 1938। इसको लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, सब इंपॉर्टेंट चीज है। प्रतिदर्श नमूना का सिद्धांत, थॉमसन, 1955। त्रिआयाम सिद्धांत, गिलफर्ड, 1967। कैटल व हार्न का बुद्धि सिद्धांत, कैटल हार्न। प्रधानुक्रम क्रमिक महत्व सिद्धांत, बर्ट एवं वर्नन। त्रिजापिया या त्रिघटकीय सिद्धांत, स्टनबर्ग,
बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत कैली, द्विमात्मक सिद्धांत स्ले सिंगल व गटमैन, धारा प्रवाह का सिद्धांत कैटल, संकाय सिद्धांत रीड, सूचना संसाधन सिद्धांत स्टनबर्ग, लेवल 1 व लेवल 2 का सिद्धांत जॉनसन, बुद्धि का क तथा ख का सिद्धांत है। कुछ याद रखिएगा, अगर पेपर में इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन फंसे तो 100% आपका यहाँ पर सही होना चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं। बुद्धि के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। विभिन्न देशों ने में मतलब मनोवैज्ञानिक ने इस बात की रुचि बढ़ी कि बुद्धि की संरचना कैसी है तथा उसमें किन किन कारकों का समावेश है। इसके परिणाम स्वरूप विभिन्न कारकों के आधार पर अलग अलग सिद्धांत दिए गए, जो इस प्रकार है। बुद्धि के एक कारक तथा दो कारक सिद्धांत। एक कारक सिद्धांत देखिए जरा समझते हैं। इसके प्रतिपादक फ्रांस के मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिने हैं। टर्मन अमेरिका तथा स्टर्न ने इसका समर्थन किया। उन्होंने बुद्धि को एक अखंड और अविभाज्य इकाई माना है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की विभिन्न मानसिक योग्यताएं एक इकाई के रूप में कार्य करती है। यदि कोई व्यक्ति एक विशेष क्षेत्र में निपुण है तो वह अन्य क्षेत्रों में भी निपुण रहेगा। विभिन्न परीक्षा द्वारा यह मत असत्य सिद्ध हो गया। द्विकारक सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक ब्रिटेन के स्पीयरमैन है। इनके अनुसार बुद्धि की संरचना में दो कारक हैं। इनमें से एक कारक सामान्य जनरल और जी फैक्टर तथा दूसरे को विशिष्ट कारक स्पेसिफिक और एस फैक्टर कहा गया। अब जरा देखते हैं सामान्य कारक। ठीक है, सामान्य कारण से उनका तात्पर्य यह है कि सभी व्यक्तियों में कार्य करने की एक सामान्य योग्यता होती है, अतः प्रत्येक व्यक्ति कुछ सीमा तक प्रत्येक कार्य कर सकता है। जी फैक्टर की विशेषताएं देखते हैं। ठीक है, जरा समझेंगे भी। स्पीयरमैन ने जी कारक को मानसिक ऊर्जा कहा है, अर्थात सभी मानसिक कार्य के लिए जी कारक अनिवार्य है। इसकी मात्रा अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होती है। यह कारक व्यक्ति में जन्मजात होता है। यह व्यक्ति में सदैव एक सा अपरिवर्तनीय रहता है। इस प्रशिक्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह जीन द्वारा माता पिता से मिलता है। प्रत्येक व्यक्ति में जी फैक्टर की मात्रा अलग अलग होती है, परंतु निश्चित मात्रा होती है, अर्थात किसी की मानसिक क्षमता अधिक तो किसी की कम हो सकती है। यह जिस व्यक्ति में जितना अधिक होता है उतना ही अधिक वह सफल होता है। इसका स्थानांतरण हो सकता है। दूसरा आता है हमारा विशिष्ट कारक स्पेसिफिक फैक्टर या यस। इस कारक का संबंध व्यक्ति के विशिष्ट कार्यों से होता है। एस फैक्टर की विशेषता जरा देखते हैं। एस कारक जन्मजात नहीं होता, यह अर्जित किया जाता है, अतः इसी शिक्षण या अनुभव द्वारा बढ़ाया जा सकता है। जैसे कोई व्यक्ति ट्रेनिंग पाकर सिंगर बन सकता है। यह कारक अनेक और एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, अर्थात यदि किसी व्यक्ति को गाना आता है तो इसके साथ साथ उसे चित्रकारी भी आ सकती है। दोनों का एस फैक्टर कम या ज्यादा हो सकता है, अर्थात एस फैक्टर परिवर्तनशील है। विभिन्न एस कारकों का संबंध विभिन्न कुशल कार्यों से हो सकता है। यह कारक विभिन्न व्यक्ति में विभिन्न और अलग अलग मात्रा में होता है। व्यक्ति में जिस विषय के लिए एस फैक्टर होता है उससे संबंधित कुशलता में वह विशेष सफलता प्राप्त करता है। जैसे कि गाने में किसी के पास जी के साथ साथ एस फैक्टर हो। एच कारक का स्थानांतरण एक विषय से दूसरे विषय में नहीं हो सकता है। जरूरी नहीं कि जिसे गाना आता है उसे पेंटिंग भी अच्छी आती हो। इससे स्पष्ट है कि किसी विशेष या कला को सीखने के लिए दोनों कारकों का होना अनिवार्य होता है। ठीक है, इसको जरा ध्यान रखेंगे। कौन सा फैक्टर? जी फैक्टर और हमारा हो गया एस फैक्टर। ठीक है, जी और एस। ठीक है, उसके बाद देखिए बात आती है हमारी त्रिकारक सिद्धांत, थ्री फैक्टर थ्योरी 1911। स्पीयरमैन ने अपने हुई कारक सिद्धांत में संशोधन करते हुए एक कारक और जोड़कर बुद्धि के त्रिकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तीसरी कारक को उन्होंने समूह कारक ग्रुप फैक्टर कहा। उन्होंने इस कारक में ऐसी योग्यताओं को स्थान दिया जो सामान्य योग्यता श्रेष्ठ और विशिष्ट योग्यताओं से निम्न होने के कारण उनके मध्य का स्थान रखती है। समूह कारक विभिन्न विशिष्ट कारकों तथा सामान्य कारक के मिश्रण से अपना समूह बनाता है। थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत का आलोचना की और बहुकारक सिद्धांत दिया। फिर बात आती है बहुकारक सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक थे। उन्होंने अपने सिद्धांत में बुद्धि को विभिन्न कारकों का मिश्रण माना है जिससे कई योग्यताएं निहित होती हैं। यह स्वतंत्र रूप से काम करती है। थर्स्टन का समूह कारक सिद्धांत, इसको जरा देखते हैं। ठीक है, तो इसको देखेंगे। इस सिद्धांत के प्रतिपादन थर्स्टन माने जाते हैं। इनके अनुसार बुद्धि न तो सामान्य कारकों का न ही विशिष्ट कारकों का प्रदर्शन है, बल्कि कुछ मौलिक कारक को समूह में कार्य कर की बुद्धि का प्रदर्शन करते हैं। दो या दो से अधिक मूल्य कारक मिलकर समूह बनाते हैं जो व्यक्ति के किसी क्षेत्र में उसकी बुद्धि का प्रदर्शन करते हैं।
थर्स्टन ने बुद्धि के साथ साथ मूल कारक बताए जो कि इस प्रकार है। शाब्दिक योग्यता, वर्बल एबिलिटी, प्रत्यक्षीकरण की योग्यता, ठीक है, दैसिक योग्यता, आंकिक योग्यता, स्मृति शक्ति, शब्द प्रवाह, तर्क शक्ति। उन्होंने बताया कि बुद्धि कई प्रकार की योग्यताओं का मिश्रण है जो विभिन्न समूहों में पाई जाती हैं, जैसे कि विज्ञान विषयों के समूह में भौतिक, रसायन, गणित एवं जीव विज्ञान। स्टर्नबर्ग का त्रितंत्र का सिद्धांत, बुद्धि की त्रितंत्र सिद्धांत त्रिकोणीय, प्रतिपादक है रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग 1985। इन्होंने मानव बुद्धि पर कार्य किया। इन्होंने मानव आईक्यू को चुनौती देते हुए कहा कि जरूरी नहीं है कि जिस व्यक्ति का आईक्यू लेवल कम है वह अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता, तथा यह भी जरूरी नहीं कि जिस व्यक्ति का आईक्यू लेवल अच्छा हो वह निश्चित ही अपने जीवन में सफल होगा। एक सफल बुद्धिमान व्यक्ति की सफलता उसकी बुद्धि पर निर्भर करती है। प्रत्येक व्यक्ति में 3 प्रकार की बुद्धि होती है। 3 प्रकार से वह किसी भी प्रकार की बुद्धि के क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। 3 बुद्धि के वर्णन के कारण इस सिद्धांत का नाम त्रितंत्र सिद्धांत पड़ा है। स्टर्नबर्ग ने अपने द्वारा इस सिद्धांत में बुद्धि की व्याख्या की है। अब इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो त्रितंत्र सिद्धांत, घटकीय उप सिद्धांत, ठीक है, विश्लेषणात्मक बुद्धि। इसमें 3 घटक होते हैं। पहला घटक मेटा घटक, मेटा कंपोनेंट, यह व्यक्ति को समस्या समाधान तथा योजना बनाने में सक्षम बनाता है। प्रदर्शन घटक क्या होता है? परफॉर्मेंस कंपोनेंट, जब व्यक्ति किसी समस्या को हल करने के लिए योजनाएं बनाता है तो उन योजनाओं को लागू करने में यह घटक मदद करता है। तीसरा, ज्ञान अधिग्रहण घटक, किसी नई जानकारी को प्राप्त करने में, अमूर्त चिंतन करने में इस घटक का प्रयोग होता है। अनुभवी उप सिद्धांत, रचनात्मक बुद्धि। रचनात्मक बुद्धि में 2 भाग होते हैं। पहला, नवीन, यह किसी व्यक्ति की पहली बार समस्या से निपटने की क्षमता से संबंधित होता है। स्वचालन, यह किसी व्यक्ति की स्वचालित रूप से दोहराए गए कार्यों को करने की क्षमता से संबंधित है। उदाहरण कुछ प्रश्नों से समझ सकते हैं। पहला, आप कितनी जल्दी नई समस्या को हल करते हैं। दूसरा, क्या आप अपने नए कौशल का उपयोग करते हैं समस्या को हल करने के लिए। उदाहरण देखिए जरा, जेम्स बॉन्ड हर समय नई समस्याओं से निपटने के लिए ज्ञान और कौशल का उपयोग करता था। वह रचनात्मक बुद्धि रखता है। तीसरा, संदर्भात्मक उप सिद्धांत, व्यवहारिक बुद्धि। व्यवहारिक बुद्धि में 3 भाग होते हैं। पहला, अनुकूलन, फिर चयन और आकार देना। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। अनुकूलन क्या है? एडाप्शन, व्यक्ति ने माहौल या नई समस्या से निपटने के लिए उसके अनुसार अपने अंदर बदलाव लाकर अनुकूल होने की कोशिश करता है। दूसरा, चयन, जब व्यक्ति पूर्णतः नए वातावरण में आ जाता है तो सोचता है कि कैसे पुराने वातावरण को नए वातावरण के हिसाब से बदला जाए। आकार देना, शेपिंग, इसके दौरान व्यक्ति खुद में कोई बदलाव नहीं लाता है बल्कि उसने वातावरण को ही अपने हिसाब से बदल देता है। आसान शब्दों में व्यवहारिक बुद्धि का उपयोग रोजमर्रा के कार्यों जैसे घर, नौकरी, बाजार में आने वाली समस्याओं को दूर करने में किया जाता है। इस बुद्धि का विश्लेषण कुछ प्रश्नों से किया जा सकता है। क्या व्यक्ति का आसानी से फायदा उठाया जा सकता है? क्या वह अपने आसपास की दुनिया में अच्छी तरह समायोजन कर सकता है? ठीक है। गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, अब इसके बारे में पढ़ेंगे। बहुबुद्धि सिद्धांत, तो यहां पर अब देखेंगे हम लोग, इसके प्रतिपादक हमारे हैं एच गार्डनर 1983। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि का कोई एक तत्व नहीं है बल्कि कई भिन्न भिन्न बुद्धियों से मिलकर बनी है। प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र है, स्वतंत्र होकर कार्य करती है। अर्थात यदि किसी व्यक्ति में एक तरह की बुद्धि अधिक है तो उससे यह पता नहीं लगाया जा सकता कि किसी अन्य प्रकार की बुद्धि कैसी होगी, कम या ज्यादा। गार्डनर ने प्रतिभाशाली व्यक्तियों का अध्ययन किया और उसके आधार पर 8 प्रकार की बुद्धियों का वर्णन किया जो इस प्रकार है। पहला, शारीरिक गति संवेदी, संपूर्ण शरीर अथवा किसी अंग को लचीला बनाकर प्रयोग करना, पेशीय कौशल का उपयोग करना शारीरिक गति संवेदी योग्यता के अंतर्गत आता है। उदाहरण देखिए, खिलाड़ी, नृतक, जिम्नास्टिक, शल्य चिकित्सा, धावक आदि। अंतर व्यक्तित्व बुद्धि, ठीक है, इसको देखेंगे। बुद्धि के व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों की इच्छाओं, प्रेरणा तथा आवश्यकताओं को समझते हैं, दूसरे व्यक्तियों के सूक्ष्म व्यवहार के प्रति संवेदनशील होते हैं। उदाहरण क्या है? मनोवैज्ञानिक, सामाजिक कार्यकर्ता, धार्मिक नेता, परामर्श देने वाला आदि। अब बात आती है अंतः व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति गहरी सोच रखते हैं, अपनी निजी भावनाओं, अभिप्रेरणाओं तथा इच्छाओं को जानकर उस ज्ञान को दूसरे व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया में कर सकते हैं। उदाहरण क्या है? दार्शनिक, ठीक है।
फिर बात करते हैं भाषागत। ऐसे व्यक्तियों को भाषाओं तथा शब्दों का बहुत ज्ञान होता है। इन्हें भाषाओं को सीखना तथा अन्य शब्दों का प्रयोग करना बहुत ही अच्छी तरह आता है। यह शब्दों के संबंधों को बहुत गहराई से समझते भी हैं। उदाहरण है कवि, लेखक आदि। पांचवा पॉइंट, तार्किक गणितीय। ऐसे व्यक्तियों में तर्क करने की क्षमता, समस्या समाधान क्षमता, वैज्ञानिक चिंतन आदि गुण होते हैं। वैज्ञानिकों तथा नोबेल पुरस्कार वालों में ऐसी बुद्धि होती है। उदाहरण हो गया मैथमेटिशियन, फाइनेंसर। देशिक क्या हो गया दोस्तों, ऐसे व्यक्ति वस्तुओं और स्थानिक आयामों को याद रखने की क्षमता रखने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति सरलता से देश से इस सूचना को अपने मस्तिष्क में रख सकते हैं। उदाहरण जैसे विमान चालक, चित्रकार, नाविक, मूर्तिकार, साज सज्जा विशेषज्ञ आदि। इन लोगों की इमेजिनेशन पावर बहुत ही अच्छी होती है। संगीतात्मक, ठीक है, इन व्यक्तियों का झुकाव संगीत में होता है। इन्हें लय, सुर, ताल आदि का बहुत अच्छा ज्ञान होता है। इनमें संगीत का सही उपयोग करने की क्षमता होती है। उदाहरण हो गया संगीतकार, गायक। प्रकृतिवादी, ठीक है, बुद्धि वाले व्यक्ति प्रकृति के प्रति संवेदनशील होते हैं। इन्हें प्रकृति के साथ रहना, पेड़ पौधे, जानवरों की देखरेख में रुचि होती है। ठीक है, ये हो गया हमारा। उदाहरण देख सकते हैं। तो आज हमने ढेर सारे क्वेश्चन आपके सामने बुद्धि से संबंधित रखे हैं, और आप लोग अपने बुद्धि को भी जान सकते हैं कि आपकी बुद्धि किस प्रकार की है, किस टाइप के आप लोग हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने ढेर सारे क्वेश्चंस को आज हमने कवर किया है। बाकी अब हम लोग मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तो हर एक वीडियो को आप लोग देखते रहेंगे, तभी आपका जो सपना है सीटेट, यूपी टेट या किसी भी टेट परीक्षा में 140 प्लस नंबर लाने का, वो सपना साकार होगा जब आप किसी भी चीज़ को गहराई से सीखेंगे। कुछ क्वेश्चन क्या होता है, बुक लेते हैं, सीरीज लेते हैं, सिर्फ क्वेश्चन आंसर पढ़ लेते हैं, फिर आपको समझ में नहीं आता। अगर आप बिल्कुल डीपली अध्ययन करेंगे तो डेफिनेटली आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। आपका दिन शुभ हो।